नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको यह बता देता हूं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसा क्या कह दिया है कि नया विवाद खड़ा हो गया। असल में मोहन भागवत ने कहा तो यह था कि देश में मुसलमानों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, देश में सब बराबर हैं, लेकिन मुसलमानों को सुप्रीमेसी का भाव छोड़ना पड़ेगा। मोहन भागवत ने कहा कि देश में सबको बराबर के हक हैं, किसी को किसी से डरने या डराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा मजहब सबसे अच्छा है, हम फिर से भारत पर राज करेंगे, यह भाव भी ठीक नहीं है। अब मोहन भागवत ने बात तो अच्छी कही, लेकिन इसका असर अच्छा नहीं हुआ। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर दिग्विजय सिंह तक और शफीकुर रहमान वर्ग से लेकर जयराम रमेश तक बड़े बड़े नेता मोहन भागवत पर टूट पड़े। जयराम रमेश ने कहा यह सब भारत जोड़ो यात्रा का असर है। दिग्विजय सिंह बोले संघी अब डरने लगे हैं, यह डर है जो मुसलमानों के प्रति प्रेम दिखाने पर मोहन भागवत को मजबूर कर रहा है। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा यह सब दिखावा है, बयान का मतलब साफ है, अब बीजेपी 2024 की तैयारी में लग गई है। ओवैसी बोले मोहन भागवत मुसलमानों को नसीहत देने वाले होते कौन हैं? वो हमें सिखाएंगे कि मुसलमानों को क्या सोचना है। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि मुसलमान सबसे बेहतर थे और नंबर 1 ही रहेंगे, भागवत के कहने से कुछ नहीं होता। उनसे किसने कहा कि मुसलमान डरता है? इतने ज्यादा बयान आए कि सबको सुनना और सुनाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बयानबाजी सुनकर ऐसा लगा जैसे मोहन भागवत ने मुसलमानों के बारे में अच्छी बात कहकर कोई बड़ी भारी गलती करती हो। अब सवाल है कि जो लोग रोज रोज ये कहते थे कि भारत में मुसलमान डरते हैं, जो रोज रोज चिल्लाते थे कि मोदी के राज में मुसलमानों का जीना हराम हो गया है, आरएसएस मुसलमानों से नफरत करती है, आज जब मोहन भागवत ने साफ साफ कह दिया कि मुसलमान भी बराबर का शहरी है, बराबर का हकदार है, उसे डरने की जरूरत नहीं है, तो फिर वही लोग बुरा भला क्यों कहने लगे? इसके पीछे की सियासत क्या है? अगर मुसलमान आरएसएस के करीब जाता है, आरएसएस के प्रति मुसलमानों की धारणा बदलती है, तो इससे किसको प्रॉब्लम होगी? इसका देश की सियासत पर क्या असर होगा? आज ये सारी बातों की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मोहन भागवत का वो बयान सुनवा देता हूं जिसको लेकर ओवैसी से लेकर दिग्विजय सिंह सब टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। हिंदू भाव कहने से इस्लाम की पूजा को कोई बाधा नहीं आती। हिंदू हमारी पहचान है, राष्ट्रीयता है, हिंदू हमारी प्रवृत्ति है, सबको अपना मानने की, सबको साथ लेकर चलने की। मेरा ही सही, तुम्हारा गलत, ऐसा नहीं। तुम्हारी जगह तुम्हारा ठीक है, मेरे जगह मेरे ठीक है। झगड़ा क्यों करें, मिलकर चले, यही हिंदुत्व है। आप कल्पना करें कि इस विश्व में हिंदू समाज अगर गायब हो जाता है तो क्या होगा इसका? सब लोग किसका प्रभुत्व दुनिया पर, इसके लिए झगड़ा करेंगे, कर ही रहे। तो गारंटी किससे है? गारंटी हिंदू से है। हिंदुस्तान बना रहे, सीधी बात है। इसमें जो आज हमारे भारत में मुसलमान हैं उनको कोई नुकसान नहीं, वो है, वो रहना चाहते हैं, रहे, पूर्वजों के पास वापस आना चाहते आए, उनके मन पर है। हिंदुओं में ये आग्रह है नहीं, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। हाँ, हम बढ़े, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बनना, ये छोड़ना पड़ेगा। हम ही सही बाकी सब गलत, ये छोड़ना पड़ेगा। हम अलग है इसलिए हम अलग ही रहेंगे, हम सबके साथ मिलकर नहीं रह सकते, ये छोड़ना पड़ेगा। किसी को भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा सोचने वाला कोई हिंदू है उसको भी छोड़ना पड़ेगा, कम्युनिस्ट है उनको भी छोड़ना पड़ेगा। मोहन भागवत ने जो कहा उसमें किसी तरह का किंतु परंतु कुछ नहीं था। उन्होंने साफ साफ कहा किसी को दूसरे से सुपीरियर मानने की जरूरत नहीं है, यह भाव छोड़ना पड़ेगा। और गौर करने वाली बात है कि मोहन भागवत ने यह बात सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं कही। उन्होंने कहा हिंदू हो, कम्युनिस्ट हो या कोई और हो, सबको इस तरह की सोच बदलने की जरूरत है। यह सोच बदलनी होगी कि वो दूसरे से बेहतर हैं। लेकिन जो रिएक्शन आए वो ऐसे थे जैसे मोहन भागवत ने सिर्फ मुसलमानों के लिए कहा कि मुसलमानों को सुप्रीमेसी भाव छोड़ना पड़ेगा। विरोधी दलों के नेताओं ने सिर्फ मुसलमान शब्द सुना और राशन पानी लेकर मोहन भागवत पर हमला कर दिया। और सबसे पहला हमला जाहिर है असदुद्दीन ओवैसी ने किया। ओवैसी साहब ने पहले ट्विटर पर लिखा,
फिर कैमरे के सामने आए और करीब 1 घंटे तक मोहन भागवत को, आरएसएस को और बीजेपी को जमकर कोसा। उन्होंने कहा, मोहन भागवत होते कौन है? मुसलमानों को रहने का सलीका बताने वाले। उन्हें लगा कि मोहन भागवत मुसलमानों को भड़का रहे हैं और ये 2024 के चुनाव की तैयारी है और कुछ नहीं। कौन सी बात है मिलकर रहने की, बताइए। आप तो कह रहे हैं कि आपको अगर रहना है भारत में, पहले तो होते कौन है मुसलमानों को परमिशन देने के लिए कि मैं कैसा अपना फेथ को फॉलो करूंगा, नहीं करूंगा? कैसे आप कंडीशन लगाते मेरे सिटीजनशिप के ऊपर मोहन भागवत? हम यहां पर अपना फेथ एडजस्ट करने के लिए नहीं है। कोई नागपुर में जो बैठा हुआ है, जो एलेज सेलिब्रेट है, हमको उनसे सीखने की जरूरत नहीं है। आप होते कौन है हमको बताने वाले? फिर आप बोलते कि सबका डीएनए एक है। आप आखिर इतना डरते क्यों हैं मुसलमानों से? आप आखिर इस भारत की डाइवर्सिटी से क्यों डरते हैं? भारत के प्लूरलिज्म से क्यों डरते हैं आरएसएस वाले? भारत के इन डिफरेंट कल्चर से क्यों डरते हैं आप? क्यों डरते हैं आप? बताइए ना हमको। भोपाल के एमपी का स्टेटमेंट वो नहीं सुनते क्या? जरा कम सुने आ रहा क्या उनको? जो कह रहे कि चाकू रखो जब काटा जाता है। कौन दिया स्टेटमेंट? हो सुप्रीमेसी की बात नहीं है क्या उसमें? धर्म संसद में कौन कह रहा है कि रेप करो? कौन कह रहा है बताइए ना आप। ये तो सब संघ के लोग हैं। वो खुद इस बात को कर रहे हैं ना, सुप्रीमेसी की बात तो वही कर रहे हैं। जब वो वॉर की बात कर रहे हैं, वो डायरेक्टली इंसाइट कर रहे हैं लोगों को। वो डायरेक्टली इंसाइट कर रहे हैं कि वायलेंस करो मुसलमानों के खिलाफ। ये सबसे खतरनाक बात उनके इस इंटरव्यू में है। ये तो 2024 का है ना तैयारी, 2024 की तैयारी। और क्या है? वो तो उनके गुरु घंटाल हैं, मोहन भागवत उनके गुरु घंटाल हैं। जब गुरुजी बोलेंगे तो चेले तो थाली मारेंगे ना। और इसके बाद समाजवादी पार्टी के बुजुर्ग नेता 92 साल के शफीकुर रहमान बर्क पूरी ताकत से बोले। बर्क साहब ने कहा, मोहन भागवत से किसने कहा कि मुसलमान किसी से डरता है? उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार नफरत का माहौल क्रिएट कर रही है। सरकार नफरत फैला रही है, लेकिन मुसलमान इससे डरने वाला नहीं है। मुसलमान मुल्क के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो और आरएसएस की जो गवर्नमेंट है वो नफरत की यहाँ फिजा पैदा कर रही है, हालात बना रही है। नफरत के हालात हैं यहाँ पर। जब हिंदू मुस्लिम नफरत आप फैलाएंगे तो मुसलमान फिर अपने लिए कुछ सोचने पर मजबूर होगा। तो बहरहाल मुसलमान इससे डरेगा नहीं कभी। वो कुछ भी करें हमारे साथ और कुछ भी करें, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हमें अल्लाह ने पैदा किया है, उसी के हाथ में जिंदगी और मौत है। हम डरते नहीं। मोहन भागवत तो कह रहे थे कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने किसी कुर्बानी की बात नहीं की, किसी नफरत की बात नहीं की। लेकिन बर्क साहब ने अपना मतलब निकाला। कहने लगे कि मुसलमान हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार है, मुसलमान डरते नहीं। और इसके बाद कांग्रेस के नेता मोहन भागवत के बयान पर बोले। दिग्विजय सिंह ने कहा, आरएसएस के लोग सिर्फ हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। इसका मतलब है उन्हें अपने संविधान पर यकीन ही नहीं है। केवल हमारे जो अलाइज हैं उन पर नहीं हुआ है, आरएसएस पर भी हुआ है। कभी उम्मीद कर सकते थे कि मोहन भागवत मदरसा जाएंगे देखने के लिए या किसी उसमें मस्जिद में जाएंगे? कभी उम्मीद कर सकते थे? और वो भी जाने लगे हैं। तो केवल असर हमारे अलाइज पे नहीं हुआ है, आरएसएस पे भी हुआ है। लड़ाई विचारधारा की है। मैं तो उनसे हमेशा एक ही बात करता हूं कि आप लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, वो तो भारतीय संविधान में तो नहीं है। इसका मतलब है भारतीय संविधान पर आपको भरोसा नहीं है। अगर भारतीय संविधान पर भरोसा नहीं तो फिर चुनाव क्यों लड़ते हैं?
संविधान की शपथ क्यों लेते हैं? ये दो मुही बात अच्छी नहीं लगती। अब दिग्विजय सिंह को कौन समझाए? मोहन भागवत को संविधान पर यकीन नहीं है, ये किस आधार पर कह रहे हैं? इसी इंटरव्यू में जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, मोहन भागवत ने कहा है किसी से जोर जबरदस्ती की जरूरत नहीं है, सबको मिलकर रहना होगा, देश सबका है। लेकिन दिग्विजय सिंह ने यह सब नहीं सुना। इसके बाद जयराम रमेश का बयान आया। उन्होंने कहा कि असलियत में यह सब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर है। मोहन भागवत और बीजेपी के लोग डर गए हैं, इसीलिए अब मुसलमानों से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। देखिए, मोहन भागवत जी अभी मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिल रहे हैं, नड्डा साहब दरगाह जा रहे हैं, नितिन गडकरी गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक विषमताओं के बारे में बोल रहे हैं। तो उनकी भाषा में आप बदलाव देख रहे हैं। बौखलाई हुई है, घबराई हुई है, परेशानी में है। और मैं समझता हूं कि सीधा भारत जोड़ो यात्रा का असर बीजेपी के नेताओं और बीजेपी के संगठन पर भी पड़ा है। जितने मुंह उतनी बातें। थोड़े दिन पहले तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए एनसीपी के नेता माजिद मेनन भी बोले। उन्होंने मोहन भागवत के बयान को अपने तरह से इंटरप्रेट किया। माजिद मेनन ने कहा कि मोहन भागवत के बयान से यह कंफर्म हो गया कि बीजेपी के राज में मुसलमान डरे हुए हैं, तभी तो उन्हें कहना पड़ा कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों को चाहिए कि वो डर के न रहें, ये जो कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन्हें इस बात का एहसास है कि मुसलमान डर के रह रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब मुसलमान डर के इसलिए रह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो उनकी मदद से चल रही है पूरे देश में, नागपुर से रिमोट कंट्रोल से जो सरकार चल रही है, उस सरकार में मुसलमानों को पूरी तरह से प्रोटेक्शन नहीं है। बार बार मुगल बादशाहों के नाम से मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना या आपके लोगों का इस तरह करना, ये जायज़ नहीं है। भागवत जी को बड़े आदर से मैं कहूँगा कि आपका ये कहना गलत है। मुसलमान क्यों नहीं पावर में आ सकता है? मुसलमान भी आप जितना काबिल, मुसलमान में भी देशभक्ति का जज्बा जो है वो आपसे कम नहीं है। तो आप चाहेंगे कि पार्लियामेंट और असेंबली से मुसलमान खारिज हो जाए और वो शासन की बात न करे? ये गलत है ना। आप कहोगे नहीं मुसलमान न बने, मुसलमान को कोई चीज़ न दी जाए, ये आपके साथ, ये आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं मुसलमानों के साथ। अब मैं आपको संजय राउत की बात सुनवाता हूं। संजय राउत ने मोहन भागवत को अपना मार्गदर्शक बताया। कहा मोहन भागवत के बयान से बीजेपी को सीख लेनी चाहिए। संजय राउत ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी हिंदू मुसलमान करती रही तो देश फिर से टूट जाएगा। अच्छी बात है, मैं भागवत जी के इस बयान का स्वागत करता हूं। हम भी ये कहते हैं, ये देश में 20 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है और भी धर्मों के लोग रहते हैं। अगर चुनाव जीतने के लिए, राजनीति करने के लिए आप बार बार हिंदू मुसलमान करते रहोगे, यही फसाद, यही झगड़े करते रहेंगे, तो देश फिर एक बार टूट जाएगा, फिर एक बार विभाजन की स्थिति पैदा होगी। लोगों के मन में डर पैदा करके आप ज़्यादा दिन राजनीति नहीं कर सकते। अगर ये हमारे मार्गदर्शक नेता मोहन भागवत जी ने बात सामने रखी है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी उसके ऊपर गौर करना चाहिए। अब देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं ने मोहन भागवत के बयान का मतलब अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से निकाला। लेकिन आम मुसलमान क्या कहता है, उलेमा क्या कहते हैं, मौलाना क्या कहते हैं, ये आपको सुनाता हूं। इनमें से ज्यादातर लोगों ने मोहन भागवत की बात का स्वागत किया। बहुत से मौलानाओं के रिएक्शन मेरे पास हैं, कुछ की बात आपको सुनवा देता हूं, वक्त की कमी है। मौलाना यासूब अब्बास, उन्होंने कहा कि भारत का कोई मुसलमान खुद को मुगल बादशाहों के साथ जोड़कर नहीं देखता। मौलाना सूफियान निजामी ने कहा कि भारत में मुसलमान डरा हुआ नहीं है और न ही वो अपने वर्चस्व के लिए लड़ रहा है। मोहन भागवत साहब ने ये जो बयान दिया है, हम इसका इस्तकबाल करते हैं और इसकी वजाहत भी करते हैं कि मुसलमान इस मुल्क के अंदर दूसरे हमवतनों के साथ मिलकर खुशी के साथ, मसरत के साथ रहता है। न उसे कोई डर है, न खौफ है और न वो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ता है। आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख इस बात की गवाह है कि हमने
अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में लाखों की तादाद में कुर्बानियाँ दी और जब मुल्क आज़ाद हुआ तो अपने हमवतनों पर भरोसा करके सियादत और क़ियादत के मैदान पर न सिर्फ उन पर भरोसा किया बल्कि उनकी क़ियादत में ज़िंदगी गुजारी है। लिहाजा ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सही नहीं है कि मुसलमानों को अपने वर्चस्व की लड़ाई छोड़ देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मुसलमान अपने हमवतनों के साथ रहकर किसी भी खौफ और ख़तरे को महसूस नहीं करता है, लिहाजा डरने का जो सवाल है यकीनी तौर पर मुसलमानों के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान एक अच्छा बयान है, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक उम्मीद की किरण दिखाई है और जो वर्चस्व की बात कही है उसमें हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान अपने पुराने वर्चस्व उससे कोई भी ताल्लुक़ का इजहार नहीं करना चाहता। हमारे लिए बाबर, औरंगज़ेब, अकबर, जहांगीर या वो लोग जिन्होंने मुग़लों ने हिंदुस्तान पर राज किया, हमारा उनसे कोई भी ताल्लुक़ नहीं। जो लोग अगर से अकबर या औरंगज़ेब या बाबर को अपना आदर्श मान रहे हैं और वो उनकी मदोसना कर रहे हैं तो उनको कम से कम उनके पास अपने गुप्तचर विभाग है, ये देखना चाहिए है कि ये हमारे यहाँ कौन लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं। ज्यादातर इस्लामिक स्कॉलर्स ने एक ही तरह की बात कही, लेकिन आप नोट करेंगे कि अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने मोहन भागवत के बयान का वो मतलब निकाला है जो उनको सूट करता है। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का रिएक्शन है। ओवैसी को इसमें 2024 के चुनाव की तैयारी नजर आई। संजय राउत को लगा कि मोहन भागवत बीजेपी को सबक सिखा रहे हैं। लेकिन मोहन भागवत ने मुसलमानों को लेकर इस तरह की बात कोई पहली बार नहीं कही। 19 सितंबर 2018 की बात है। मोहन भागवत ने कहा था कि जिस दिन हम ये कहेंगे कि हमें मुसलमान नहीं चाहिए, उस दिन हिंदुत्व ही नहीं रहेगा। फिर अप्रैल 2019 में मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, बस पूजा पद्धति अलग अलग है, एक दूसरे के प्रति शंका का कोई मतलब नहीं है, विश्वास जरूरी है। फिर 5 जुलाई 2021 को मोहन भागवत ने कहा जो लोग मॉब लिंचिंग में शामिल हैं वो हिंदू नहीं हो सकते। 19 सितंबर 2022 को मोहन भागवत दिल्ली की एक मस्जिद में गए। उसके बाद 5 अक्टूबर 2022 को मोहन भागवत ने काशी में ज्ञानवापी के विवाद पर कहा कि हर जगह जाकर शिवलिंग को खोजना और विवाद पैदा करना ये ठीक नहीं है, ये बंद होना चाहिए। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। और जब मोहन भागवत ने इस तरह के बयान दिए तब न तो राहुल गांधी की यात्रा थी, न 2024 के चुनाव की आहट थी। असल में आरएसएस प्रमुख का पूरा बयान देखें तो यह बात क्लियर हो जाएगी, उन्होंने सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं की, हिंदुओं से भी कहा कि उन्हें इस तरह की सोच छोड़नी पड़ेगी कि वो दूसरों से बेहतर है। और मुझे लगता है इस बयान को इसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। हमारे देश में हर नागरिक को बराबर का अधिकार है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका धर्म क्या है, मजहब क्या है। लेकिन हम रोज देखते हैं कि राजनीति करने वाले, वोटों के लिए काम करने वाले सबको डराते हैं। कोई हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाता है तो कोई मुसलमानों को हिंदुओं के नाम पर डराता है। इस काम में बहुत सारे धार्मिक नेता भी लगे हुए हैं। इसलिए मोटी सी यह बात है, किसी को डरने और डराने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी को अपने आप को सुपीरियर बताकर दादागिरी करने की जरूरत है। अगर इस तरह से सोचेंगे तो फायदा सबका होगा। लेकिन राहुल गांधी अपनी धुन में है, वो किसी की नहीं सुनते। आज भी उन्होंने कहा कि आरएसएस देश में नफरत फैला रही है, लोगों को हिंसा के लिए भड़का रहा है, इसीलिए वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज पंजाब पहुंची। राहुल गांधी सिख की वेशभूषा में दिखाई दिए, गुरुद्वारों में माथा टेक रहे थे। राहुल ने कल स्वर्ण मंदिर जाकर माथा टेका था, अकाल तख्त साहब के दर्शन किए थे। आज वो फतेहगढ़ साहब गुरुद्वारे पहुंचे और इसके बाद एक जनसभा में राहुल ने फिर वही बातें कही जो वो कन्याकुमारी से अब तक लगातार कह रहे हैं। जैसे बीजेपी देश में नफरत फैला रही है, जैसे आरएसएस लोगों को बांटने का काम कर रही है और वो देश को जोड़ रहे हैं और इसीलिए आरएसएस और बीजेपी उनसे परेशान हो गई है। एक जात को दूसरी जात से, भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
और उन्होंने देश का माहौल बिगाड़ दिया है। तो हमने सोचा था कि देश को एक दूसरा रास्ता भी दिखाना चाहिए, मोहब्बत का, एकता का, भाईचारे का, और इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की। बीजेपी के लोग नफरत फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं। ये इस देश का तरीका नहीं है, इस देश का इतिहास नहीं है, इस देश की हिस्ट्री नहीं है। ये देश भाईचारे का देश है, एकता का देश है, इज्जत का देश है, रिस्पेक्ट का देश है, और इसीलिए ये यात्रा सफल हो रही है। राहुल गांधी ने आरएसएस को कोसा, बीजेपी को कोसा और इसके बाद पंजाब के लोगों की बहादुरी का जिक्र किया। लेकिन पंजाब में अकाली दल और आम आदमी पार्टी के नेताओं को राहुल गांधी की बातें कतई पसंद नहीं आई। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा, कांग्रेस को सिखों से और पंजाब से नफरत है। गांधी नेहरू परिवार की वजह से ही पंजाब के टुकड़े हुए। गांधी नेहरू परिवार ने ही सिखों का कत्लेआम करवाया। गांधी नेहरू परिवार के कारण ही 1984 के सिख विरोधी दंगे हुए। सुखबीर के बाद अकाली दल के सांसद हरसिमरत कौर ने कहा कि राहुल 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए माफी मांगते, तब पंजाब में कदम रखते तो शायद लोग उन्हें माफ कर देते। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਭੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਗਾਂਧੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ, ਟੁਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਕੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡਦਾ, ਇਹਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਹਦੇ ਪਰਦਾਦੇ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀਗੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੇ 2 ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪਿਓ ਇਹਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੀ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ। अकाली दल अब बीजेपी के साथ नहीं है, एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस को, राहुल गांधी को भी सपोर्ट नहीं करते। हालांकि राहुल गांधी की कोशिश ये है कि वो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए मोदी विरोधी पार्टियों को एक मंच पर ले आए, साथ ले आए, लेकिन अभी तक इसमें कोई सफलता नहीं मिली है। अब एक बार फिर कांग्रेस की तरफ से प्रयास किया गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में खत्म होगी। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला यात्रा के समापन पर राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आएंगे। लेकिन आज जयराम रमेश ने 21 विरोधी दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखकर भारत जोड़ो यात्रा के समापन के मौके पर मौजूद रहने की गुजारिश की है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल, सुखबीर सिंह बादल, एच.डी. देवेगौड़ा, चंद्रशेखर राव, नवीन पटनायक और जगन रेड्डी को इनवाइट नहीं किया है, यानी ये उनकी स्कीम से बाहर है। हालांकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनकी यात्रा पॉलिटिकल नहीं है, ये चुनावों के लिए नहीं है, ये तो मोहब्बत के लिए है। पर कांग्रेस के नेता प्राइवेटली एक ही बात पूछते हैं, क्या राहुल गांधी की इस यात्रा से कांग्रेस को कुछ फायदा होगा? क्या कांग्रेस के वोट बढ़ेंगे? और क्या कांग्रेस राहुल गांधी को मोदी के चैलेंजर के तौर पर 2024 में प्रोजेक्ट कर पाएगी? इसीलिए ज्यादा से ज्यादा विरोधी दलों को अपने मंच पर लाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के नेताओं को इस बात का संतोष जरूर है कि लाख कोशिश के बावजूद नीतीश कुमार ऑपोजिशन यूनिटी के रास्ते पर टेक ऑफ भी नहीं कर पाए, वो अभी भी ग्राउंडेड है। और बिहार में उनकी सरकार के सामने हर रोज एक नई चुनौती खड़ी हो जाती है। इसका एक और एग्जाम्पल आज मिला। आज बिहार से पुलिस की बर्बरता की तस्वीरें आई। बिहार का बक्सर जिला पुलिस और किसानों के बीच जंग का मैदान बन गया। बक्सर में कल रात पुलिस ने घर में सो रहे किसानों पर लाठियां बरसाई, घर में घुसकर किसानों को पीटा और इसके बाद नाराज किसान भी हिंसा और आगजनी पर उतर आए। असल में बक्सर के चौसा कस्बे में किसान
जमीन अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर 3 महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। यह विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन जब पुलिस ने रात में किसानों के घर में घुसकर लोगों की पिटाई की तो आज सुबह चौसा में आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई। किसानों ने चौसा में बन रहे एक पावर प्लांट पर हमला बोल दिया, पावर प्लांट की सिक्योरिटी पोस्ट को जला दिया, गाड़ियों को आग में झोंक दिया और इसके बाद पुलिस की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। किसान इतने नाराज थे कि उन्होंने पुलिस की गाड़ियों को तोड़ दिया, जला दिया। पुलिस वालों ने भी फिर फोर्स का इस्तेमाल किया, किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, लेकिन किसानों की भारी संख्या के आगे पुलिस लाचार नजर आई। चौसा में नाराज किसानों ने चुन चुनकर सरकारी गाड़ियों को निशाना बनाया। सबसे पहले फायर ब्रिगेड के दस्ते को आग के हवाले किया। इसके बाद पावर प्लांट के आसपास मौजूद पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी। पावर प्लांट में काम करने वालों के लिए बने टेम्पररी शेल्टर को जला दिया। किसान इतने नाराज थे कि उनके डर से मौके पर मौजूद पुलिस वाले ही भाग खड़े हुए। चौसा का जो पावर प्लांट किसानों के निशाने पर है वो केंद्र सरकार की मदद से बना। 1320 मेगावाट का यह बिजली घर 2011 में अप्रूव हुआ था। इसके लिए जमीन एक्वायर कर ली गई थी। 2019 में पावर प्लांट बनाने का काम शुरू हो गया था, तो यहां तक कोयला लाने के लिए एक स्पेशल रेलवे लाइन बिछाने की जरूरत पड़ी। इसके लिए कुछ और जमीन की मांग हुई। राज्य सरकार ने 14 गांवों के 130 एकड़ से ज्यादा जमीन एक्वायर करनी शुरू की। किसान जमीन देने को तैयार थे, लेकिन सरकार उन्हें 2013 के रेट पर मुआवजा दे रही है। इस बात पर किसान नाराज हो गए। किसान 2022 के रेट पर जमीन का मुआवजा मांग रहे हैं। इसी मांग को लेकर पिछले 85 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से धरना चल रहा था, लेकिन कल रात जब बक्सर के मुफस्सिल थाने की पुलिस किसानों के घर में घुसी, मारपीट की, तो किसान भड़क गए। उन्होंने पुलिस और पावर प्लांट पर हमला बोल दिया, दर्जनों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इस हंगामे के दौरान पुलिस वालों ने एक बार फिर किसानों पर बल प्रयोग की कोशिश की। पावर प्लांट पर हमला बोलने आए किसानों पर जब पुलिस ने लाठियां बरसाई तो किसानों की नाराजगी और बढ़ गई। इसके बाद तो उन्होंने पावर प्लांट के आसपास सिक्योरिटी गार्ड्स की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। हालत यह हो गई कि पुलिस वालों को हवाई फायरिंग करके अपनी जान बचानी पड़ी। हंगामा कर रहे किसानों ने कहा कि वो तो शांति से धरने पर बैठे थे, सारा कसूर पुलिस वालों का है। वो घर में कैसे घुसे, बिना समझ के गिरफ्तार करने कैसे पहुंच गए? पुलिस वहाँ सर रात में आई और हमारे ये जो हम किसान लोग अपना गेट जाम किए थे, जिसके कारण उचित मुआवजा नहीं मिल रहा था, उसी के कारण पुलिस आकर बेहरमी से हमारे घर में फैमिली और वगैरह का अच्छे से उन लोगों को मारपीट कर जाकर उन लोगों को 4 लोग को गिरफ्तार किए और घर में लेडीज और औरतों को बेहरी तरीके से पीटे, जिसके कारण ये हम लोग अभी सुबह में क्यों पुलिस गोली चलाई है? पुलिस हम लोग को हर बार प्रमाणित करती है यहाँ के स्थानीय क्षेत्र के लोगों को, क्योंकि कंपनी का ये सब देन है। अभी पुलिस गोली भी चलाई है क्या? गोली चलाई है। अच्छा, कई राउंड गोली चलाई है? गोली यहाँ 20 राउंड चला। उधर से पथराव भी किया गया। धरना पर बैठे थे क्या आप लोग? नहीं, धरना पर अभी नहीं बैठे थे, हम लोग आ रहे थे उस समय। वहीं बक्सर की पुलिस का दावा है कि किसान बेवजह ही आक्रामक हो गए। पुलिस तो महज पावर प्लांट की सुरक्षा कर रही थी। हैरानी की बात तो यह थी कि मौके पर गोलियां चली, पुलिस ने हवा में फायर किया, लेकिन बक्सर के एसपी को इसकी खबर तक नहीं थी। ये सडनली लोग एग्रेसिव हो गए हैं, काफ़ी संख्या में लोग टूट गए हैं यहाँ पे, और प्लांट में भी तोड़फोड़ किया है, सड़कों पे भी तोड़फोड़ कर रहे हैं। कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, जल्दी नियंत्रण में आ जाएगा। सर, वज्रवाहन को भी फूंक दिया गया, पता चल रहा है कुछ राउंड गोलियां भी चलाई गई है, क्या इसमें सर? इतनी जानकारी नहीं है। पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जल्दी हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं।
तो ये परिस्थितियाँ कितने दिनों कंट्रोल हो जानी चाहिए? हम लोग शीघ्र कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। चौसा में हिंसा को लेकर तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, कहते तो क्या कहते। उन्होंने ये कहकर पीछा छुटाया कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है, पता करके बताएंगे। एक्चुअली हमारे संज्ञान में ये मामला नहीं, आप लोग कह रहे हैं तो इसमें दिखवाते हैं कि क्या है मामला। और संज्ञान में लेकर मामला हुआ है, हमने वो दिखवाना पड़ेगा टेक्निकली क्या है। एक्चुअली मुआवजा का मामला है तो उसको हम लोग दिखवाएंगे कि क्या है एक्चुअल पोजीशन क्या है। भले ही एसी साहब को पता ना हो, भले ही तेजस्वी यादव को पूरे मामले की जानकारी ना हो, लेकिन कैमरे में सारी हकीकत कैद है। ये बात पूरी तरह से सच है कि कल रात बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स उन किसानों के घर में घुसी जो धरने पर बैठे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं। पुलिस की टीम बाकायदा प्लान बनाकर बनारपुर गांव गई थी। एसएचओ खुद लीड कर रहे थे। लाठी डंडों और हथियारों से लैस होकर जवानों ने प्रदर्शनकारी किसानों के घरों को घेर लिया था। पुलिस वालों की तस्वीर किसानों के घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद है। आधी रात में पुलिस वालों ने घरों के दरवाजे तोड़े, घर में घुसकर जो मिला सबको पीटा, महिलाओं पर भी लाठियां चलाई और बच्चों को भी नहीं बख्शा। पुलिस की पूरी करतूत कैमरे में रिकॉर्ड है। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र बनारपुर गांव के उन घरों में गए जिनमें पुलिस ने रात के अंधेरे में धावा बोला था। वहां मौजूद महिलाओं ने बताया कि पुलिस वाले सिर्फ मारने पीटने की नीयत से ही आए थे। कुछ पुलिस वालों ने तो चोरों की तरह अपने चेहरे कपड़े से छुपा रखे थे। बक्सर के चौसा में पुलिस जिस नरेंद्र तिवारी के घर में देर रात दाखिल हुई थी, हम उसी घर में हैं, और पुलिस जिस तरह से दाखिल हुई वो बिल्कुल चौंकाने वाला है। बगल की एक छत से नरेंद्र तिवारी के छत पर गई और ये देखिए सीढ़ी का रास्ता है, इस रास्ते पुलिस अंदर दाखिल हो गई। घर की जो महिला है हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? प्रीति तिवारी। बताइए, पुलिस जब आई थी उस समय कैसे दाखिल हुई और क्या हुआ? हम लोग सोए थे, हम लोग को कुछ पता नहीं चला। वो लोग सीधा आके और गेट को मारे, इसको मार के तोड़े और सीधा अंदर, और लाठी स्टार्ट उन लोगों का था। हम बोले कि अरे रुक जाइए, मार क्यों, लेडीज का घर है। फिर भी वो लोग रुके नहीं, मेरे भाई को उधर से घसीटते हुए और फिर उसके बाद छत पे से कराकट पे चढ़े हैं, उधर का गेट तोड़ दिए हैं पूरा, और नाली का वो भी नहीं छोड़े, नाली भी तोड़े हैं। इसी में वो लोग को मारे हैं। मेरे भाई को, छोटा भी बच्चा, वो सीधा अभी 18 साल का भी नहीं हुआ है। और कुछ लोग आए हैं ऊपर से आके गेट तोड़ दिए, इस पे से फाने हैं, पहले नीचे आए। वो देखिए पूरा नाली टूटा हुआ है, वो नाली उन लोग के कूदने से टूटा हुआ है। फिर 10 कम से कम 10-15 उसको मार के तोड़े हैं। वो पूरा डर है, उसको हम लोग लकड़ी लगा करके सही से रखे हैं। देखिए पूरा दीवार क्या किए हैं लोग, पूरा ये दीवार पूरा नीचे आने वाला है। इसको हम लोग रोके हैं कैसे, ये नहीं टूटा है। उसके बाद ये यहाँ पे से कल पे पैर रख के आए हैं और यहीं से मारना स्टार्ट भाई को। अब देखिए झगड़ा किस बात पर है। 1320 मेगावाट का ये पावर प्लांट इस इलाके की तस्वीर बदल देगा। ये प्लांट 75% कंप्लीट हो चुका है। ये केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के सहयोग से बन रहा है। प्लांट के लिए किसानों से जमीन एक्वायर करने, किसानों को मुआवजा देने की जिम्मेदारी बिहार की राज्य सरकार की थी। मुआवजे की रकम केंद्र सरकार ने दे दी, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार किसानों को मुआवजे के लिए राजी नहीं कर पाई। इसीलिए बिहार में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने आज कहा कि नीतीश सरकार हर मोर्चे पर नाकाम हो रही है। किसानों को मुआवजा देने के बजाय किसानों को पुलिस से पिटवाया जा रहा है। विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में जंगल राज लौट आया है। देखिए, बड़ा दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये पूर्णतः गुंडा राज का प्रदर्शन है। आज महिलाओं के ऊपर जिस तरह से बर्बरतापूर्ण ढंग से आधी रात में घुसकर अत्याचार किया गया और लाठीचार्ज, उसकी चित्कार इनको सुनाई नहीं पड़ रही है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आज जमीन के अधिग्रहण के मामले में किसानों को उचित मुआवजा देने से क्यों भाग रहे हैं? इनके पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वो किसानों से दोहन शोषण करके फिर उसका नेचर बदलते हैं। जमीन का नेचर आवासीय गैर आवासीय बनाएंगे, उसके हिसाब से मुआवजा का रेट बढ़ेगा।
ये तमाम खेल पूरे बिहार के अंदर हो रही है। भ्रष्टाचार चरम पर है, इनके पदाधिकारी प्रशासनिक अराजकता का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। और मुख्यमंत्री जी, लघु सीमांत किसान के साथ आपका ये व्यवहार कतई उचित नहीं है। जब किसानों पर लाठीचार्ज और रात के अंधेरे में उनके घरों पर पुलिस के हमले के सवाल पर नीतीश सरकार घिर गई, उसके पास कोई जवाब नहीं था, तो प्रशासन अचानक एक्शन में आया। पूरे मुफस्सिल थाने को लाइन हाजिर कर दिया गया। बिहार के बड़े पुलिस अफसर चौसा पहुंचे। शाहबाद रेंज के डीआईजी नवीन चंद्र झा ने माना कि चौसा में जो हिंसा हुई उसकी जिम्मेदारी पुलिस की बनती है। डीआईजी ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। इसमें जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें कुछ पुलिसकर्मी दिख रहे हैं। उन्होंने कल दिन में एक एफआईआर हुआ था जिसमें पावर प्लांट जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है उसको कुछ तत्वों ने बंद करा दिया था, तो उस मामले को लेकर एक एफआईआर हुआ था नामजद। उसी मामले में अरेस्टिंग के लिए गांव में गई थी पुलिस की टीम। मुफस्सिल थाना अध्यक्ष भी थे वहां पर और अन्य पुलिसकर्मी थे। तो जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें कुछ पुलिसकर्मी कुछ जो घर में घुस के कुछ लोगों को मारते हुए दिख रहे हैं। इन लोगों को चिन्हित कर लिया गया है और उन लोग सभी लोगों को अभी लाइन हाजिर कर दिया गया और निलंबन या विभागीय कार्रवाई आगे पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि करेंगे। हिरासत में लिया गया है प्रिवेंटिव उसके तौर पे, और अगर वो नाबालिग हैं तो उनको छोड़ दिया जाएगा। और मैंने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि इस पूरे मामले को देख लेंगे। अगर उनका कोई दोष नहीं है तो उनको छोड़ा जाएगा। मैं डीआईजी नवीन चंद की तारीफ करूंगा कि उन्होंने कम से कम पुलिस की गलती मानी, एक्शन लिया, क्योंकि वो भी जानते हैं कि किसानों की मांग गलत नहीं है। जिन किसानों की जमीन 2014 में एक्वायर की गई उन्हें 2013 के रेट से मुआवजा मिला, लेकिन जिन किसानों की जमीन अब एक्वायर हो रही है उन्हें मुआवजा 2022 के रेट पर मिलना ही चाहिए। और यही किसानों की मांग है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसके बाद भी किसानों ने हंगामा नहीं किया। 3 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन पुलिस रात के अंधेरे में किसानों के घरों में घुस जाए, लाठीचार्ज करे, तो फिर किसानों का नाराज होना स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। उन्हें न ये समस्या दिखाई दी, न कोई समाधान सूझा। और हैरानी की बात है कि जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो सरकार कह देती है उसे पता ही नहीं है। पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, उसके अगले दिन नीतीश कुमार ने कहा था कहां लाठी चली, अभी पता करवाते हैं। आज जब किसानों की पिटाई हुई तो तेजस्वी ने कह दिया पता नहीं, अब दिखवाते हैं एक्चुअली क्या हुआ है। जो बात पूरी दुनिया को पता है, जिसकी तस्वीरें हर जगह दिखाई दे रही हैं, हर टीवी चैनल पर दिखाई दे रही हैं, अगर उन घटनाओं की जानकारी चीफ मिनिस्टर का न हो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को न हो, तो फिर जनता सरकार से समाधान की उम्मीद कैसे करेगी। आज उत्तराखंड से जो खबर आई वो पूरे देश के लिए चिंता की बात है। अब तक सिर्फ जोशीमठ के अस्तित्व को लेकर आशंका थी, लेकिन अब देवभूमि के 3 जिलों के 4 शहरों से घरों में दरारें दिखने की खबरें आई हैं जो डराने वाली हैं। जोशीमठ के अलावा चमोली जिले के कर्णप्रयाग, टिहरी जिले के पीपोल खास गांव और उत्तरकाशी जिले के मस्ताड़ी गांव में लोग अपने घरों में आई बड़ी बड़ी दरारें दिखा रहे हैं। लोगों को आशंका यह है कि कहीं उनके शहर का हाल भी जोशीमठ की तरह ना हो जाए, कहीं उन्हें भी अपना घर बार छोड़कर भागना ना पड़े। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीरें चंबा टनल से आई हैं। आप भी इन तस्वीरों को देखिए। चंबा टनल उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में है। चारधाम यात्रा के लिए जो ऑल वेदर रोड बनाई जा रही है, चंबा टनल उसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। जब टनल बनाई जा रही थी तब उसे उत्तराखंड की सबसे हाईटेक सुरंग बताया गया, लेकिन अब इस हाईटेक टनल में दरारें दिखाई दे रही हैं। हालांकि प्रशासन को टनल में आई दरारों की जानकारी है, इसलिए उसे रिपेयर भी किया गया है, लेकिन इसके बाद भी ये दरारें फिर से उठाई, साफ साफ फिर से दिखाई देने लगी। चंबा टनल सिर्फ 440 मीटर लंबी है। इस टनल की वजह से यह बात सही कि ट्रैफिक स्मूथ हुआ है,
लेकिन इस सुरंग में जो दरारें आई हैं उसने लोकल लोगों की टेंशन बढ़ा दी। लोगों को परेशानी इस बात की है कि अब उनके घरों में भी बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सब अचानक नहीं हुआ। जब ये टनल बंद रही थी तब भी आसपास के घरों में और जमीन में दरारें आई थी। सड़क कई बार टूटी थी। उन्होंने प्रशासन से इसकी शिकायत भी की थी और उन्हें उस वक्त भरोसा दिलाया गया था कि एक बार टनल बनाने का काम पूरा हो जाए तो फिर घरों की मरम्मत के लिए मुआवजा दिया जाएगा। टनल बन गई, ट्रैफिक शुरू हो गया, लेकिन सरकार ने कोई मदद नहीं की, कोई मुआवजा नहीं दिया। क्योंकि अब जोशीमठ में जो विपत्ति आई है उसकी वजह से लोग और ज्यादा डर गए हैं, इसलिए अब लोगों ने फिर से आवाज उठाई है। कई परिवार तो घर गिरने के डर से पहले ही मकान खाली करके यहां से जा चुके हैं। हमारा मकान तो पूर्ण जब सुरंग शुरू हुई थी 3-4 मीटर भी नहीं हुई थी, तब से ये मकान धंस रहा है। प्रशासन ने मुझसे आश्वासन दिया था कि जैसे आपके मकान के आगे हम जाएंगे तो तुम्हारे मकान का ये पूर्ण वो करेंगे, मरम्मत करेंगे, बनाएंगे। अभी तक बनाया नहीं। 3 सर्दियाँ निकल गई हैं, हमें सर्दियों में ऐसे रहना पड़ रहा है। लैट्रिन बाथरूम सीवर सब बंद हो गई है, किचन भी धंस गया और बाथरूम भी बनी है, अब नया भी बनाया वो भी धंस रहा है। यहाँ से लेके और मेन मार्केट तक सारे मकानों में दरारें आ रखी हैं, रोडें धंस रही है। यहाँ पे जो ऑल वेदर की रोड बनी हुई है ये भी पूरी तरीके से धंस रही है और कई बार यहाँ पे जो है रोड रिपेयरिंग हो चुकी है। और फिर भी जो है बरसात में, अभी तो बरसात का सीजन भी नहीं है, फिर भी ये दरारें आ रही है। तो क्या बोले, इसमें तो बड़ा जो है सोचने वाली विषय है कि इसमें जो है बहुत बड़ी आपदा आ सकती है बाद में। सर जब से टनल का काम शुरू हुआ है इस पर, तब से ये दरारें पड़नी शुरू हुई हैं और इस पर सर्वे भी हो चुका है कई बार, लेकिन कोई ठोस रिजल्ट नहीं निकला है। मेरा ये मकान आपके सामने दिख ही रहा है, ये 80 से पुराना मकान है, 80 के लगभग का बना हुआ मकान है। 19 में ही हमने यहाँ से इसको खाली करवा दिया था, किराएदारों को हटा दिया था यहाँ से कि दरारें दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, कोई हादसा न हो जाए। इन इलाकों में रहने वाले लोगों ने बताया कि सिर्फ चंबा टनल ही नहीं, टिहरी झील के आसपास के जो गांव हैं वहां भी घरों में दरारें आ रही हैं। टिहरी झील से सटे भटकड़ा गांव में घरों की दीवारों में दरारें देखी गई हैं। इसके अलावा सड़कों में भी दरार नजर आ रही है। जोशीमठ का हाल देखकर टिहरी झील के आसपास के गांव के लोग सहम गए हैं, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं है। गांव वालों के मुताबिक जोशीमठ में तो अभी क्लियर नहीं है कि जमीन क्यों धंस रही है, लेकिन टिहरी में सब जानते हैं कि झील की वजह से घरों में दरारें आ रही हैं, फिर भी कोई उनकी मदद करने के लिए सामने नहीं आया। समस्या तो यहाँ पे भाई साहब ऐसा है कि यहाँ पे टिहरी झील के कारण जो है हमारे सारे घरों में दरारें पड़ चुकी है। हमारा गांव जो है कभी भी जमींदोज हो सकता है, कभी भी कोई जान माल की हानि हो सकती है और यहाँ पे सुध लेने वाला भी कोई नहीं है। जोशीमठ में तो सर अभी लगभग ये 1 हफ्ते से जो चल रहा है, यहाँ पे तो लगभग हम बहुत पहले से संघर्ष कर रहे हैं और जोशीमठ की जो दरारें हैं वो अभी तक साबित नहीं हो पाई हैं कि किस चीज़ से ये हो रहा है। लेकिन हमारा तो स्पष्ट रूप से ये साबित हो चुका है कि टिहरी झील के कारण ये हमारे गांव में उथल पुथल हो रही है। उत्तराखंड के जोशीमठ के हालात हैं और सरकारें वहां आज जागी हैं। हम कब से सरकारों को कह रहे हैं कि टिहरी रिजर्वायर के पिपोला खास जो गांव है, जो झील के बिल्कुल सन्निकट का गांव है, आंशिक रूप क्षेत्र का गांव है, इसके हालात भी वही हैं। आप देखिए ना, ये लगातार ये दरारें बढ़ रही है, ये मकान जमींदोज होने के कगार पर है, लेकिन अभी तक ना पुनर्वास निदेशालय ना सरकारें इस ओर कोई काम कर रही हैं। लगातार हम अपने विस्थापन की मांग कर रहे हैं, हमारी उपजाऊ जमीन डूब गई है। अब क्या सरकार हमारे कोई बड़े किसी जान माल के नुकसान का इंतजार कर रही है? हम आज भी फिर भी कहना चाह रहे हैं, हमने आज भी ज्ञापन दिया है कि आप आइए और इन मकानों का, इनके लोगों का विस्थापन कीजिए। आपको अरबों रुपए की इनकम इस टिहरी झील से हो रही है और आप विस्थापन को देने के लिए आपके पास 2 पैसे नहीं है। टिहरी से ही सटे उत्तरकाशी जिले में भी 55 गांव में जमीन धंस रही है, घरों में दरारें दिख रही हैं। उत्तरकाशी के मस्ताड़ी गांव के लोगों का दावा है कि उनके गांव में तो 31 साल से जमीन खिसक रही है, घरों में दरारें आई हैं, लेकिन किसी सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। खास बात है कि गांव जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर है। 1991 में 1991 में उत्तरकाशी में भूकंप आया था, उसके बाद से ही मस्ताड़ी गांव की जमीन धंसने लगी थी। 1997 में प्रशासन ने गांव का जियोलॉजिकल सर्वे करवाया। सर्वे हुए भी अब 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन न तो रिहेबिलिटेशन के लिए कोई इंतजाम किया गया
और ना ही जमीन धंसने से रोकने के लिए कुछ कहा गया। सर्वे टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि चेक डैम बनाए जाएं, सुरक्षा दीवार का निर्माण हो और पेड़ लगाए जाएं, मकानों के चारों तरफ पक्की नालियां बनाकर पानी के निकासी की व्यवस्था की जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नतीजा ये कि मस्ताड़ी गांव से शुरू हुई समस्या अब दूसरे गांवों में भी फैलनी शुरू हो गई है। इस वक्त इस इलाके के 27 गांव बेहद संवेदनशील कैटेगरी में हैं। चमोली जिले के कर्णप्रयाग में भी लोग अपने घरों में दरारें दिखा रहे हैं। कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर में तो 50 से ज्यादा घरों में दरारें आ चुकी हैं। लोग कह रहे हैं कि सड़कें बंद रही हैं, पहाड़ काटे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं, इससे पहाड़ की मिट्टी खिसकती है, घरों में दरारें पड़ जाती हैं। लोग का कहना है कि प्रशासन से उन्होंने कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन अफसर उन्हें घर की मरम्मत के लिए 5-10 हजार रुपए थमाकर वापस भेज देते हैं। ये 1 साल से ज़्यादा ही फट रहे हैं। 1 साल से ज़्यादा ही फट रहा है। प्रशासन के बाढ़ जी थी सर, उन्होंने 5,000 रुपये दिए, 5,200 रुपये दिए, बस उसमें क्या होता है। किस चीज़ के पास है? ये जो मकान फटा है उसकी रिपेयरिंग के। ये घरों के जो है ये ज़मीन जो है धसकते चले जाने में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। मतलब यह है कि हम लोगों का जो है जितने बार भी हम इसमें पैसा लगाएं या कुछ करें तो वो सारा व्यर्थ जा रहा है। हमने प्रशासन को भी कई बार मतलब जो है अर्जी दे दी है, लेकिन उन्होंने हमारे तरफ से कोई सुनवाई नहीं करी है। नगर पालिका ने जब ये नीचे की सड़क बनाई होगी तो सड़क बना के छोड़ी, ऊपर से ज़मीन खिसक रही है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, ना तो वहाँ सुरक्षा दीवार है। कई बार हम लोग प्रशासन से कई बार नगर पालिका को एप्लीकेशन दे चुके हैं कि भाई आप इसकी सुरक्षा का कुछ करिए, कि या तो सुरक्षा दीवार, ना यहाँ पानी की निकासी की कोई परेशानी वो सॉल्यूशन है। पानी की निकासी भी नहीं है, जो पानी है वो ज़मीन में बैठ रहा है। सड़क से करीबन 1 फीट ज़मीन नीचे बैठ चुकी है। पूरा टूट चुका है। किसी को भी अर्जी देते हैं वो कोई हमारी सुनवाई नहीं करते, है ना। हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है। छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, पैरालाइज के रस्तों में, है ना, और आपने ऐसे करके दिन काट रहे हैं। अब जोशीमठ की तो सब कुछ चिंता है, लेकिन कर्णप्रयाग की किसी को चिंता नहीं है। लोगों की बातें और तस्वीरें सबूत हैं इस बात का कि टिहरी, गढ़वाल और उत्तरकाशी में भी हालात काफी गंभीर हैं। यहां भी अनहोनी हो सकती है, इसलिए सरकार को इन इलाकों पर ध्यान तो देना चाहिए। लेकिन उत्तराखंड सरकार भी करे तो क्या करे, इस समय पूरा फोकस जोशीमठ पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज की रात जोशीमठ में रुकेंगे। जोशीमठ का हाल क्या है, वहां की परिस्थिति क्या है, इसकी ताजा तस्वीरें एक ब्रेक के बाद। आपको जोशीमठ का हाल बता देता हूं। जोशीमठ में सरकार जल्दी से जल्दी लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर रही है, क्योंकि जमीन तेजी से खिसक रही है। जिन घरों में दरारें हैं, आज उनकी संख्या बढ़कर 723 हो गई। 86 बिल्डिंग्स को इनसिक्योर, असुरक्षित घोषित कर दिया गया। अब तक 500 से ज्यादा परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा चुका है। हालांकि सरकार ने साफ किया कि फिलहाल किसी घर को गिराया नहीं जाएगा। अभी सिर्फ उन 2 होटल्स को गिराने की योजना है जो जोशीमठ के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। इन होटल्स को गिराने का काम आज इसलिए शुरू नहीं हो पाया, एक तो मौसम खराब है और दूसरा फिलहाल लोग बिल्डिंग्स को गिराने का विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पहले मुआवजा तय हो, उसके बाद सरकार आगे की कार्रवाई करे। आज इसे लेकर स्थानीय विधायक, डीएम, वार्ड मेंबर्स और होटल्स के मालिकों की मीटिंग हुई। लोगों का कहना है कि उन्हें बद्रीनाथ रीडेवलपमेंट प्लान की तर्ज पर मुआवजा मिलना चाहिए। हालांकि सरकार फिलहाल लोगों को 1.5 लाख रुपए की मदद कर रही है और इसके बाद जिन लोगों के घर गिरेंगे उन्हें मार्केट रेट पर मुआवजा दिया जाएगा। आज जोशीमठ के लिए एक राहत की खबर यह आई कि जेपी नगर के पास जमीन से रिस रहे पानी का जो झरना बना था, वहां पानी की मात्रा थोड़ी कम हो गई। हमारे संवाददाता पवन नारा अब करीब 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त हो गया जोशीमठ में है। उनका कहना है कि पहले जब वो इस झरने के पास आए थे तो पानी की स्पीड बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब वो कम हो गई है। जेपी नगर के इस झरने में पानी की मात्रा कम होने से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर भी थोड़ी राहत दिखी। धामी आज 5 दिन के भीतर दूसरी बार जोशीमठ आए। आज रात वो जोशीमठ में ही रुकेंगे। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जमीन से पानी के रिसाव में जो कमी आई है, उससे एक्सपर्ट भी राहत महसूस कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है जमीन धंसने की स्पीड कम हो जाएगी।
धामी ने आज एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर अब उस तेजी से काम नहीं होगा। अब पहले इस बात की जांच की जाएगी कि जिस जगह काम चल रहा है वहां की लोड बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, उसी हिसाब से प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। सभी विशेषज्ञों से भी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, जो लोग भी यहाँ पर आए हैं या जो एजेंसियाँ काम कर रही हैं उन सभी का कहना है, और लगभग जो वाटर फ्लो है वो पहले से आधे से भी कम हो गया है। तो ये शुभ संकेत है, और भगवान बद्री विशाल की कृपा से, भगवान नरसिंह जी की कृपा से हमारा ये शहर जोशीमठ शहर पुनः अपनी पहले जैसी स्थिति में आएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। विकास जो बहुत तेज़ गति से हो रहा है, जिसके बारे में लोगों ने यहाँ बताया भी है, आप सब लोग भी देख रहे हैं, मीडिया के बंधु भी देख रहे हैं, उस पर थोड़ा हम ये कोशिश करेंगे आगे से कि जो इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का संतुलन बना रहे, और जो तेज़ गति से हो रहा है उसको थोड़ा कम किया जाए। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे जितने भी शहर हैं, आज जोशीमठ की बात आई है, जोशीमठ के साथ साथ उत्तराखंड के जितने शहर हैं उनकी धारण क्षमता का भी हम आकलन करवाएंगे कि उनकी धारण क्षमता कितनी है। अगर उस क्षमता से ज़्यादा अगर कहीं पर निर्माण हो गया है तो उसको हम तत्काल रोकेंगे, उसको धीमा करेंगे। जोशीमठ में सैकड़ों परिवार बेघर हो चुके हैं। कई घर, कई होटल टूटने के कगार पर हैं। इस कड़ाके की सर्दी में लोगों को अपने घर से दूर नगर पालिका के ऑफिस, किसी सरकारी बिल्डिंग या फिर गुरुद्वारे में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। कई लोग तो घर से अपना सामान भी नहीं निकाल पाए। खाने पीने की चीजों की दिक्कत तो है ही। ऐसे में कई लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। पतंजलि योगपीठ की तरफ से आज आचार्य बालकृष्ण जोशीमठ गए और उन्होंने प्रभावित परिवारों को फूड पैकेट, रजाई, कंबल और दूसरे सामान बांटे। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि उन्होंने जैसा सोचा था जोशीमठ के हालात उससे भी ज्यादा खराब हैं, लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में भी लोगों की हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सरकार ने उनकी हर मुमकिन मदद की कोशिश की है। सब मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। स्वामी रामदेव की तरफ से की गई इस पहल का स्वागत होना चाहिए। दूसरे लोगों को भी, दूसरी संस्थाओं को भी जोशीमठ के लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। सरकार कोशिश कर रही है, एक्सपर्ट्स काम में लगे हैं और उम्मीद है कि हालात थोड़े बेहतर होंगे, जल्दी बेहतर होंगे। जोशीमठ को बचाने की कोशिश कामयाब होगी, इसकी सबको प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि अब उत्तराखंड के जिन दूसरे इलाकों में जमीन खिसकने की बात आई है, जिन इलाकों के घरों में दरारें दिखाई दे रही हैं, सरकार उन पर जल्दी से जल्दी ध्यान दे। आज की एक और बड़ी खबर यह है कि आज सुबह सुबह अमेरिका के सभी एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। कुछ घंटों तक न तो कोई प्लेन लैंड कर पाया, न कोई प्लेन टेक ऑफ कर पाया, क्योंकि पूरे अमेरिका में फ्लाइट्स को कंट्रोल करने वाला, उनको डायरेक्शन देने वाला एयर ट्रैफिक मिशन सिस्टम फेल हो गया। इसकी वजह से अमेरिका के एयरपोर्ट पर हजारों फ्लाइट्स रुक गई। किसी को उड़ान भरने की परमिशन नहीं थी। पहले कहा गया कि सिस्टम पर साइबर अटैक हुआ है, लेकिन अमेरिका में फ्लाइट कंट्रोल करने वाले फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्वीट करके जानकारी दी कि सिस्टम में टेक्निकल ग्लिच आया, उसकी वजह से यह प्रॉब्लम आई और इसी की वजह से किसी फ्लाइट को टेक ऑफ या लैंड करने की परमिशन नहीं दी जा सकी। सिस्टम में खराबी की वजह से 4,600 फ्लाइट्स को रीशेड्यूल करना पड़ा और 800 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। अमेरिका में एक दिन में करीब 22,000 फ्लाइट्स उड़ान भरती हैं। रोज सुबह से ही लाखों लोग फ्लाइट्स पकड़ते हैं। ऐसे में जब सभी फ्लाइट रुक गई, हंगामा मच गया। प्रेसिडेंट बाइडेन को ब्रीफिंग दी गई। होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी ने इमरजेंसी मीटिंग की। हालांकि कुछ घंटों बाद में सिस्टम रिस्टोर कर दिया गया और धीरे धीरे अमेरिका में फ्लाइट्स नॉर्मल हो गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।